मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल हॉरर इल्यूमिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी स्टोरीज आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। आगे की स्टोरीज मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं निकेतन आप लोगों को अपने फादर की बताई एक सच्चे डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बता देना चाहता हूं दोस्तों। ये कहानी सुनने से पहले आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि ये कहानी बिल्कुल एक सच्ची घटना पर आधारित है। बात है एक महीने पहले की, जब एक औरत जो एक बच्चे की माँ थी, उसने फिलहाल में एक सेल फोन खरीदा था। वो उस नए सेल फोन को लेकर अपने घर आई और उसको एक टेबल पर रखकर टीवी देखना शुरू कर दिया। उस दिन वो काम करके बहुत थक चुकी थी। तभी उसका 6 साल का बेटा उसके पास आया और उसने अपनी माँ को वो नया सेलफोन मोबाइल गेम खेलने के लिए मांगा। उसकी माँ ने उसको मोबाइल दे दिया और कहा कि वो किसी को फ़ोन या मैसेज नहीं करेगा, और वो उस मोबाइल को लेकर चला गया। कुछ देर बाद उसकी माँ को नींद आने लगी और वो टीवी बंद करके अपने बेटे को सुलाने के लिए चली गई। जब वो वह गई तो उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ है ही नहीं। उसको लगा कि वो यहीं पर मोबाइल के साथ खेल रहा होगा, पर वो वहाँ नहीं था। वो हर जगह उसे ढूंढने लगी। वो भागकर उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि उसका बेटा अपने बेड पर आराम से सो रहा है और वो मोबाइल भी उसी के पास है। उसने वो मोबाइल उठा लिया और अपने फ़ोन को चेक करने लगी। उसने देखा कि उसके बेटे ने उसके मोबाइल में वॉलपेपर और भी जैसी अन्य चीज़ें चेंज कर रखी हैं और साथ ही साथ फ़ोटो भी खींची हुई है। वो एक एक करके सारी फ़ोटो डिलीट करने लगी। तभी उसने देखा कि एक फ़ोटो में उसका बेटा सोया हुआ है, पर किसी और ने उसकी फ़ोटो खींची है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके घर में कोई और रहता भी नहीं था। फिर उसके फ़ोटो को जूम करके देखा तो पता चला कि फ़ोटो के लेफ्ट साइड के एक अधेड़ उम्र की औरत दिख रही है, पर उस औरत का केवल चेहरा जो कि बहुत साफ नहीं दिख रहा था और बाकी का शरीर है ही नहीं। इस फोटो को देखकर वो औरत अभी भी सदमे में ही है दोस्तों। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी है। हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपको हमारे गांव के एक युवक जिसका नाम परमेश्वर है, उसकी सच्चे हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसकी उम्र अभी तो 32 वर्ष की है दोस्तों, पर बात उस समय की है जब वो 26 वर्ष का था और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। एक दिन जब वो किसी सुनसान रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ हुआ करता था, जिसके अंदर छोटा सा गुफा जैसा कुछ बना हुआ था। जब परमेश्वर उस पेड़ के सामने से गुजर रहा था, अभी उसने देखा कि 3-4 भयानक आकार की औरतें वहां से गुजर रही हैं और उस गुफा से निकल रही हैं जो एक पेड़ के अंदर थी, और वो देखकर बहुत चौंक गया था। तब वो 3-4 भयानक सी दिखने वाली चुड़ैलों ने उसको पकड़कर उस गुफा में लेकर चली गईं। माना जाता है कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे का जो समय होता है वो चुड़ैलों और भूतों का होता है, इसलिए सुनसान इलाकों में 12 बजे नहीं जाना चाहिए। चुड़ैलों का एक समूह उन्हें अपने साथ उस पेड़ की गुफा में इतनी अंदर लेकर चले गए कि जहां पर उनका बहुत बड़ा घर था। परमेश्वर ये सब देखकर हैरान और अचरज में पड़ गया कि इस छोटी सी गुफा में, जिसमें किसी आदमी का हाथ भी ठीक से नहीं घुस सकता है, उसमें इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया। और वहीं पर चुड़ैलों का पूरा परिवार रहता था। वे लोग परमेश्वर को वहां से ले जाकर उससे शादी करने का विचार करने लगे। उनके परिवार का जो मुखिया था उसने परमेश्वर को बोला कि बताओ तुम किससे शादी करोगे। ये सब सुन के परमेश्वर की हालत खराब होती जा रही थी। उसने किसी भी चुड़ैल को आंख उठाकर नहीं देखा, बस अपनी मुंडी नीचे किए रहता था जब से वो वहां पर आया था, क्योंकि उन लोगों का चेहरा इतना डरावना था कि अगर वो देख लेता तो वहीं मर जाता। वो वहां पर सिर्फ रोता ही रहता था। उन लोगों ने उसे खाने में इमली के पत्ते दिए, जिसमें कीचड़ का दही और मिट्टी, कंकड़ की सब्जी,
तभी बाहर से एक बूढ़ी जैसी चुड़ैल वहां पर आई और बोली कि तुम लोग इसे क्यों परेशान कर रहे हो। इसके घर में इसकी बूढ़ी माँ है जो एकदम अकेली है और इसके याद में सिर्फ रोती ही रहती है। इस लड़के को तुम लोग जाने दो। ये सब सुनकर उन चुड़ैलों ने उसको एक शर्त पर छोड़ने का वादा किया कि वो वापस यहाँ पर जरूर आएगा। इसलिए उन्होंने परमेश्वर को छोड़ने से पहले कि पूछा कि फिर कब आओगे, तो परमेश्वर ने जवाब दिया कि जब कटहल के पेड़ के सारे पत्ते झड़कर खत्म हो जाएंगे तब मैं वापस आ जाऊंगा। तब जाके उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि कटहल के पेड़ के पत्ते कभी भी पूरी तरीके से नहीं झड़ते, यानी कि परमेश्वर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनके चंगुल से हमेशा के लिए निकल आया था। ये थी दोस्तों एक सच्ची हॉरर स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश आपको एक सच्चे हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि मोती नामक एक व्यक्ति था जो कभी भूत प्रेत पिशाच से नहीं डरा करता था। वह अपने किसी रिश्तेदारों के घर गया हुआ था कि दूसरे दिन उसे जल्दी घर पहुंचना था। इसलिए उसने सोचा कि मुर्गे की पहली बांग पर ही वह उठकर घर से चल पड़ेगा। उस समय घड़ी और अलार्म सबके पास नहीं होते थे, इसलिए सब मुर्गे की बांग पर ही सुबह उठना मानते थे। लेकिन बदकिस्मती से मुर्गे ने उस रात 12 बजे ही बांग दे दी और लोगों की मान्यता है कि रात 12 बजे कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसने सोचा कि 3 बज चुके होंगे, इसलिए वो वहां से चल पड़ा। आगे 2 दरिया पड़ते थे, यहाँ पर दोनों मिलते थे, इसलिए इस स्थान का नाम लोगों ने संगम के नाम से रखा था। जब मोती उस स्थान पर पहुंचा तो क्या देखता है कि नदी में से कुछ लोग सिर पर रेत के बोरे भरकर वह हाथ में जलते हुए अंगारे पकड़कर बाहर निकल रहे थे। ये सब देखकर मोती घबरा गया। वह मंत्र जानता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी कमीज उतारी और उसमें रेत भरी वह हाथ में टॉर्च लेकर खड़ा हो गया। स्थानीय भाषा में उन्हें जलधीर नाम से जाना जाता है। वह आदमी को खा जाते हैं। मोती ने कसकर अपने चारों ओर वैसा बांध लिया था और उन जलधीरों के साथ नाचना शुरू कर दिया था। वह जैसे जैसे नाच और गा रहे थे वैसे वैसे मोती भी उनके साथ नाच रहा था और वो उनके जैसा ही नाचने लगा था। वह अब बहुत थक चुका था। अब 3 बजे का समय हुआ तो वो लोग धीरे धीरे नदी के बीच जाना आरंभ हो गए। वह कुछ क्षण बाद उस संगम में समा गए। तब जाकर मोती ने चैन की सांस ली और धीरे धीरे अपनी घर की ओर चल पड़ा। अपने घर की ओर जाते हुए वो बस यही सोच रहा था कि कितनी गजब रही वो रात जिस दिन उसने अपने आप को बचाया और वो विद्या उसको आती थी, तभी मोती बचा, नहीं तो वो उसी रात मारा जाता। हाय दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और मैं अपने दादाजी की बताई एक सच्चे डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक बार एक युवक जिसकी उम्र यहीं कोई 28 साल रही होगी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसका हाल ही में एक बच्चा भी हुआ था। एक दिन वो किसी सुनसान रास्ते से घर आ रहा था, तभी उसके सामने एक बांस की डाली गिरी जिसमें एक चुड़ैल बैठी हुई थी। वो उसे डराने लगी और अपने साथ ले जाने की धमकी देने लगी। तो युवक ने उससे बोला कि नहीं, मुझे जाने दो, मेरे घर में मेरी पत्नी अकेली है, मैं अपने बच्चे के साथ आया हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। तो चुड़ैल ने उससे बोला कि तुम्हें एक ही शर्त पर मैं जाने दूंगी, अगर तू मुझे अपने साथ रखेगा पत्नी बना के। उस युवक के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो उसको अपने साथ घर ले आया। उसने अपनी पत्नी को पूरा वृतांत सुनाया जो उसके साथ हुआ था। उसकी पत्नी भी मजबूर थी कि वो क्या करती, इसलिए उसको भी चुड़ैल को अपने घर पर रखना पड़ा। युवक की पत्नी अपने बच्चे को बिस्तर में सुला के काम करती थी, लेकिन जब बच्चा रोने लगता था तो उसके चुप कराने से पहले ही चुड़ैल जाकर उसे उठा लेती और तेल से उसकी मालिश भी कर देती थी। ये सब उसकी पत्नी को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसे डर था कि आखिर वो चुड़ैल है और इंसान को नुकसान जरूर पहुंचाएगी।
इसके चलते वो अपने बच्चे को उस चुड़ैल से दूर ही रखती थी। एक दिन ऐसी घटना घटी कि सबके होश ही उड़ गए। युवक का बच्चा खो गया था, वो कहीं नहीं मिल रहा था। सब लोगों ने जब उसे खोजा तो उसे एक नाले में मृत पड़ा हुआ पाया, यानी कि मरा हुआ। ये देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी और उस बच्चे की मौत का जिम्मेवार चुड़ैल को ठहराने लगी। जब युवक ने उस चुड़ैल से पूछा कि क्या ये तुम्हारा काम है, पहले तो चुड़ैल इन सब से इनकार करती रही, लेकिन बाद में उसने ये बात स्वीकारी कि उसने ही इस बच्चे को मार दिया और नाले में डाल दिया था। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी उसे बच्चे से दूर रखती थी। इस कारण उसे गुस्सा आया और उसने बच्चे को मार दिया और नाले में फेंक दिया। ये सब सुनकर वो युवक बहुत निराश हुआ और रोने लगा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रही हो? इतना सुनने के बाद उस चुड़ैल ने बच्चे को वापस जीवित भी कर दिया और बोला कि आगे से तुम लोग मुझे इस बच्चे से दूर नहीं रखोगे। फिर बस क्या था, वो चुड़ैल उस बच्चे का ख्याल रखने लगी और युवक की पत्नी ने डर के मारे सब कुछ देखने में ही भलाई समझी। उस युवक की पत्नी ने ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता ही उस चुड़ैल को देखा होगा और वो उस चुड़ैल से बहुत अब परेशान हो चुकी थी। उसने अपने मायके में अपने भाई को फोन लगाकर ये सब बातें बताईं तो उसके भाई एक बाबा को ले आया जिसने उस चुड़ैल को अपनी तंत्र विद्याओं से बांधा और उस घर से दूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी दादा की बताई एक सच्ची डरावनी स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश है और मैं अपने ही पापा की एक सच्ची डरावनी हॉरर स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे पापा, जिनको शुगर की बीमारी थी, इस बीमारी के कारण कुछ सालों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब मेरे ही भाई, जो 23 साल का है और मेरे पिताजी का भतीजा लगता है, उसमें उनकी आत्मा आ गई। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि वो मेरे पापा ही हैं। उन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी और किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। दरअसल उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी, जहां पर उन्हें खास आईसीयू में रखा गया था, जहां पर सबको जाने की पाबंदी थी, डॉक्टर ने लगाई थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कोई भी उनसे नहीं मिल पाया था। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं थी, उस लड़के में आई उस आत्मा, यानी कि मेरे पिताजी ने ये बताया कि उसे कोई बीमारी थी ही नहीं, उसे एक घर के भूत ने मारा था। उनका सारा खून वही चूसता जा रहा था। अब मुझे मारने के बाद वो आप लोगों का पीछा कर रहा है और आप लोगों का पीछा भी नहीं छोड़ेगा और बहुत जल्द घर में कोई घटना घट सकती है। आप लोग कुछ करिए, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, ऐसा उस आत्मा ने बताया। ये सुनकर सभी लोग बहुत डर गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या कोई और बात है इनमें। लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते थे कि उनके घर में भूत सा साया है, क्योंकि पहले वो पुराने घर में रहते थे, लेकिन नया घर बनाने के बाद वह सभी लोग नए घर में रहने लगे, जिससे पुराना घर खाली रहता था। वहाँ पर कोई न रहने से बावजूद वहाँ से कोई मशीन से ऐसी चलने की आवाज़ें आती रहती थीं। और जब मेरे दोस्त ने किसी अच्छी जगह पर दिखाया और पता लगवाया कि क्या ये सच में सारी बातें वास्तव में सच है या नकली, तो उस दिन के बाद वो आत्मा अक्सर उस लड़के में आती जाती रहती है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इसी लड़के के अंदर ही क्यों आते हैं, बाकी सारे शरीरों में क्यों नहीं आते, तो उस आत्मा यानी मेरे पिताजी ने ये बताया कि मैं खुद नहीं आया हूँ, इस लड़के ने मुझे दिल से याद किया है, इसलिए मैं इसके शरीर में आया हूँ। दोस्तों, मेरा दोस्त आज भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। मेरा भाई और मैं मिलकर इसका बहुत पता लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरा नाम वैशाली है दोस्तों। मैं आपको अपने फ्रेंड प्रतीक के एक सच्चे हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, उसने मुझे ये हॉरर इंसिडेंट्स खुद बताया था। ठंड का दिन था, सड़कों पर लोग कम थे,
प्रतीक अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखकर आ रहा था। शो 12 बजे खत्म हुआ। फिल्म बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से प्रतीक उसी फिल्म के बारे में बार बार रास्ते भर सोचता चला आ रहा था। प्रतीक रास्ते में छोटी छोटी आवाज़ों से भी जल्दी से डर जाया करता। डर भी क्यों ना हो, क्योंकि फिल्म ही इतनी डरावनी थी दोस्तों। लेकिन उसका घर अभी दूर था और सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि रास्ते में शमशान घाट भी आता था। प्रतीक बार बार फिल्म के बारे में सोच रहा था और साथ ही साथ ये सोच रहा था कि आगे शमशान घाट भी है, उसे कैसे पार करूंगा। यही सोचते सोचते शमशान घाट भी नजदीक आ गया था। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस रास्ते पर चला ही जा रहा था। तभी शमशान का गेट आ गया। गेट देखते ही उसने उस तरफ देखने से मन ही मन मना कर दिया। अभी वो गेट पार ही कर रहा था कि उसको गेट के पास किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाजें आईं। वो उस आवाज को सुनकर रुक गया। उसने गेट की तरफ देखा, पर कोहरा होने की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आया, पर आवाज लगातार आ रही थी। प्रतीक को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने आवाज लगाई कि कौन है, पर कुछ जवाब नहीं आया। बस रोने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। प्रतीक को लगा क्या पता कोई बच्ची खो गई हो, इसलिए वो उस तरफ चला गया। उसने देखा कि एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है, एक पेड़ के पास रो रही थी। प्रतीक उसके पास चला गया और चुप होने को कहा, पर उसने रोना जारी रखा। प्रतीक ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उस लड़की ने रोना बंद कर दिया और बोला कि उसके मम्मी पापा ने उसको यहाँ छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। प्रतीक ने उससे पूछा कि क्यों? उस लड़की का जवाब सुनकर प्रतीक हक्का बक्का रह गया। लड़की ने बताया कि क्योंकि वो मर चुकी है, इसलिए। प्रतीक को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे अब। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी। प्रतीक उसका चेहरा देखकर बहुत डर गया। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसको वो चेहरा देखकर प्रतीक बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस डरावने सपने में उस लड़की की भयानक चेहरा अभी भी उसको बार बार याद आए जा रहा था। प्रतीक जब नींद से उठा तो उसके दोस्त का फोन आया कि क्या वो आज फिल्म देखने चलेगा। प्रतीक ने पूछा कौन सी फिल्म? उसके दोस्त ने बताया कि वो एक भूतिया फिल्म है और रात का शो है। ये वही फिल्म थी जो प्रतीक ने सपने में देखी थी। प्रतीक ने सोचा कि ये तो बिल्कुल सपने की तरह ही हो रहा है, पर उसने इसको इत्तेफाक समझकर फिल्म के लिए हाँ कर दिया। दोनों फिल्म देखने के लिए चले गए। फिल्म देखने के बाद वो बाहर आए और फिल्म की बातें करते हुए घर की तरफ चलने लगे। रास्ता बिल्कुल वही था जो प्रतीक ने सपने में देखा था। चलते चलते प्रतीक को सपने वाली बातें याद आने लगी। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्त को बता दिया। उसका दोस्त ये बात सुनकर उसको इत्तेफाक कहा और दोनों इस बात पर हंसने लगे। तभी रास्ते में वो शमशान घाट आ गया। प्रतीक के दोस्त ने कहा कि ये वही शमशान घाट है ना जो तेरे सपने में आया था, और ये कहकर बहुत हंसने लगा। उसने प्रतीक को कहा कि हम शमशान घाट चलते हैं और अपनी कुछ फ़ोटो ले आते हैं और वो फ़ोटो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। प्रतीक इसके लिए मना कर रहा था, पर उसका दोस्त नहीं मान रहा था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वो सपने वाली बात चल रही थी। बात से डर रहा था, पर उसके दोस्त ज़बरदस्ती उसको अंदर ले ही गया। दोनों एक साथ अपनी शमशान घाट में फ़ोटो लेने लगे और घर चले गए। अगले दिन प्रतीक के अपने सारे दोस्तों को फ़ोटो दिखाने के लिए घर पर बुला ही लिया। सभी लोग फ़ोटो देख ही रहे थे कि उनमें से किसी एक ने बोला कि ये तुम्हारी फ़ोटो में खड़ी ये बच्ची है कौन? ये सुनते ही प्रतीक ने झट से वो फ़ोटो ले ली और देखने लगा। उसने जो देखा उसको देखकर वो हैरान हो गया। उसने देखा कि उसके और उसके दोस्त के बीच में एक लड़की खड़ी है। फोटो में यह वही लड़की थी जो प्रतीक ने उस सपने में देखी थी। प्रतीक का सपना आखिर सच हो ही चुका था। वो फोटो देखने के बाद प्रतीक को कुछ दिन तक बुखार हुआ।
फिर वो ठीक हो गया। आज भी उस फोटो को देखता है प्रतीक तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं विशाल और ये बात तब की है जब मैं और मेरा दोस्त राजीव एक साथ घर से मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे। हमने पैकिंग कर ली थी, बस निकलने की ही देरी थी। राजीव ने कहा कि हमें जल्दी निकलना चाहिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हमारी ट्रेन रात के 12:30 बजे की थी। ट्रेन गोरखपुर के मेन स्टेशन पर आने वाली थी। हमें घर से निकलने में देरी हो गई और जिसका डर था बिल्कुल वही हुआ। हम स्टेशन 1 बजे पहुंचे और ट्रेन बिल्कुल मिस ही हो चुकी थी। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किया तो किया क्या जाए, क्योंकि मुंबई जाना भी बहुत ज़रूरी था। हमने वहाँ टीटी से पूछा तो उसने बताया कि मुंबई जाने की अब कोई ट्रेन है ही नहीं और अगली ट्रेन कल रात को है। टीटी ने बताया कि जो ट्रेन तुमसे छूटी है तुम उसे दोबारा पकड़ सकते हो। हमने पूछा कैसे? उसने बताया कि अभी तुम्हारी ट्रेन आगे जाकर एक लोकल स्टेशन पर रुकेगी। उस स्टेशन का नाम है माहू जंक्शन। तुम लोग वहां पर जाकर उस ट्रेन को पकड़ सकते हो। हम लोग निकलने ही वाले थे कि टीटी ने हमें रोक लिया। उसने बताया कि तुम लोग जा तो रहे हो वहां पर वहां कोई जाता है नहीं। वो स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहती है और मेरा कहना है कि तुम बिल्कुल वहां मत जाना। हमने हैरानी से पूछा कि ऐसा क्यों? टीटी ने बताया कि मुझे भी कुछ पक्का कारण पता तो है नहीं, पर वहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ एक औरत की आत्मा घूमती है और वहाँ 7 बजे के बाद कोई कर्मचारी भी नहीं रहता। सब लोग वहाँ से चले जाया करते हैं। उस औरत को बहुत से लोगों द्वारा देखा गया है और वहाँ बहुत सी दुर्घटना होने की जगह उसी स्टेशन को माना जाता है। पर हम कहाँ मानने वाले थे। सच कहूँ तो मुझे भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं था और मुझे इन सब से कुछ डर भी नहीं लगता था, पर मुंबई भी जाना जरूरी था। हम करते भी तो क्या, और स्टेशन के लिए ऑटो हम लोगों ने आखिरकार पकड़ ही लिया। मन में एक डर भी था। हम स्टेशन के बाहर पहुंच चुके थे। जैसे ही हम अंदर गए तो नज़ारा बहुत डरावना था। स्टेशन पर कोई था ही नहीं, यहाँ तक कि लाइट्स तक चालू भी नहीं थी। हर जगह अंधेरा था, ठंड भी बहुत थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। हम लोग बस ट्रेन का वेट ही कर रहे थे। वहाँ कोई पूछताछ करने के लिए भी नहीं बैठा हुआ था। टीटी की बात मेरे दिमाग में बार बार गूंजे जा रही थी। मैं बार बार स्टेशन पर यहाँ वहाँ देख रहा था। ट्रेन का कुछ अता पता और ठिकाना भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे कि मुंबई जाकर सबसे पहले ये करना है या वो करना है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि तो हमें स्टेशन पर एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही हमने बातें करना बंद कर दी। अब हम उस आवाज़ को साफ सुन सकते थे। आवाज़ किसी औरत की थी। हम यहाँ वहाँ देखने लगे। मैंने देखा कि एक औरत जिसने काले रंग के साड़ी पहनी हुई है वो हमारे तरफ बढ़ती चली आ रही है। वो तेज चलकर हमारी तरफ आ रही थी। उसको देखकर हम भागना चाहते थे पर हमारे पैर सुन्न पड़ गए थे और औरत हमारे पास आ गई थी जिसको हम भूत समझ रहे थे। वो एक 40 साल की उम्र की एक औरत थी। उसने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि हम लोग ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उस औरत ने कहा कि ट्रेन को आने में अभी तो टाइम है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं स्टेशन के पास में ही रहती हूँ, जब ट्रेन आ जाएगी तो चले जाना। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ही इंतज़ार कर लेंगे, पर वो बार बार चलने के लिए कहने लगी। मैंने राजीव की ओर देखा पर वो पता नहीं क्यों किसी पुतले की तरह खड़ा हो गया था, कुछ नहीं बोल रहा था। तभी हमने देखा कि ट्रेन आ रही थी। हम लोग ट्रेन के अंदर चढ़ के बैठ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां पर नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद वो चली गई होगी। हम लोग बैठ चुके थे। तभी अचानक राजीव डरा हुआ लगने लगा। मैंने पूछा कि क्या हुआ तुझे? उसने बताया कि क्यों, तूने उसके पैर देखे थे? मैंने कहा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? उसने कहा कि मैंने उसके पैर देखे तो उसके दोनों पैर उल्टे थे। मैंने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
वो कहने लगा कि उसके पैर देखते ही मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तभी ट्रेन का टीटी आ गया। हमें देख के वो टीटी वही था जो पहले हमें मिला था। उसने हमें देखते ही कहा कि तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने कहा कि नहीं, बस स्टेशन पर एक औरत मिली। ये सुनते ही टीटी ने कहा कि क्या उसने काली साड़ी पहनी रखी थी। मैंने धीरे से बोला हाँ। ये सुनते ही उसने कहा कि वो औरत और कोई नहीं, वही भटकती हुई आत्मा थी। ये सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे स्टेशन की सारी बातें याद आने लगी कि मतलब जो मेरे पास खड़ी थी वो एक आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लाइफ आफ्टर डेथ मतलब मौत के बाद इंसान का क्या होता है। इसके बारे में शरीर तो यहीं पर रह जाता है, लेकिन आत्मा कहाँ जाती है, ये सवाल अभी विज्ञान के पास भी नहीं है। इसका जवाब सिर्फ धर्म के ग्रंथों में अपने तरीके से दिया गया है। लेकिन ब्रिटेन की एक महिला का दावा है कि उसने मौत के बाद भी इस दुनिया को देखा है। इस महिला का नाम रोंडा है। महिला ने नए साल के जश्न पर जमकर शराब पी, लेकिन इससे उसकी तबीयत खराब हो गई और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं चल पाई। लेकिन रोंडा जब होश में आई तो उसने ऐसा कुछ बताया कि सब हैरान रह गए। महिला ने बताया कि उसकी आत्मा ये शरीर छोड़ चुकी थी और वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी जो बिल्कुल अलग था। यानी कि कहानियों में जो बातें कही जाती है वो दुनिया स्वर्ग या नरक आसमान में ही होती हैं, जहाँ हर तरफ बादल होते हैं। लेकिन रोंडा ने कहा कि ये अलग अनुभव था। रोंडा ने नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन से बातचीत में अपना अनुभव साझा किया। रोंडा ने बताया कि उसे लगा कि वो एक बड़ी सी सुरंग में गिर रही है। मेरी आंखें जब खुली तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन तभी मुझे दूर कहीं रंग बिरंगी अलग सुरंग दिखी जो मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। वो पूरी तरीके से गोल सी थी। जब वो मेरे पास पहुंची तो उसकी दीवारें घूम रही थी और सुरंग की आखिरी हिस्से में एक रोशनी आ रही थी। रोंडा ने बताया कि मैंने सुरंग में एक कदम रखा और ऊपर की तरफ देखा। मैं रंगों को देख रही थी और तभी मुझे लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं और तभी मुझे लोगों का कुछ बोलना समझ नहीं आया। लेकिन तभी सुरंग की दीवारों से काले हाथ मुझे हाथ लगाने लगे और आगे बढ़ाने लगे। वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। तभी मुझे किसी ने सुरंग से खींच लिया। ऐसे में अंदर क्या था मैं नहीं देख पाई। मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस आ चुकी थी, लेकिन वो अनुभव मुझे शांत नहीं होने दे रहा था। रोंडा ने कहा कि मैं इतना तो पक्का जानती हूँ कि वो दुनिया मौत के बाद की दुनिया थी, जिसे मैं देखकर वापस आ चुकी हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रोनित है दोस्तों, और मैं आपको दो ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिनमें लोग मर के जिंदा हो गए थे। दोस्तों, ये पहली घटना है 2009 की, जब विल्किंसन नाम का एक व्यक्ति, जिसको रॉयल प्रेस्टन अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 30 मिनट के बाद ही डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि उसकी नब्ज अभी भी चल रही है। विल्किंसन उठकर बैठ गया। सभी लोग इसको जीवित देखकर खुश होने लगे, लेकिन महज 2 दिनों बाद विल्किंसन शराब पीकर अचानक गिर पड़ा और फिर हमेशा के लिए वो सो गया। डॉक्टरों ने जांच में इस बात से इनकार किया कि इसकी मौत शराब पीने से हुई है। सभी जांच सामान्य थे, इसलिए सामान्य मृत्यु घोषित कर दी गई। दोस्तों, ये दूसरा मामला चीन का है। यहाँ गुआंगसी प्रांत में 95 वर्षीय एक महिला, जिसका नाम ली जियूफेंग था, एक दिन अचानक ही इसकी सांसें रुक गईं। शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ली के पोते ने दादी को मरा हुआ जानकर ताबूत में डाल दिया। लोगों के अंतिम दर्शन के लिए ताबूत को दफनाया नहीं गया था। 6 दिन बाद लोगों ने देखा कि ली अपने ताबूत पर बैठी हुई है। पहले तो लोगों को लगा कि ली का भूत होगा। ऐसा समझकर लोग डर गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई भूत नहीं बल्कि जिंदा जियूफेंग थी।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मैं अपने शहर इलाहाबाद की कुछ सच्चे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दोस्तों, यह पहला हॉन्टेड प्लेस है नैनी स्टेशन। इलाहाबाद का नैनी स्टेशन की अपनी एक अलग कहानी है। नैनी जेल के पास स्थित नैनी स्टेशन भूतिया जगहों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस जेल में कुछ सेनानियों को रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनकी आत्माएं नैनी स्टेशन पर रात में घूमती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ पर भूत देखा है। अंधेरा हो जाने के बाद लोग यहाँ आने से कतराते हैं। ये दूसरी इलाहाबाद की जो हॉन्टेड प्लेस है उसका नाम है कीटगंज मोहल्ला। इलाहाबाद का कीटगंज मोहल्ला भी भूतिया जगहों में से एक है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले देर रात में दो लड़के शादी से लौट रहे थे। वह दोनों शराब के नशे में धुत थे। जब दोनों कीटगंज के संत निरंकारी आश्रम के पास पहुंचे तो वहां पर एक लड़की उन दोनों से लिफ्ट मांगी। युवकों ने उसे अपने बाइक पर बिठा लिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद बीच में बैठा युवक उस लड़की को पीछे छोड़ने लगा। इसके बाद लड़की ने बाइक रोकने को कहा। जब युवक ने गाड़ी रोकी तो वह दोनों को 2-3 तमाचा मारकर आगे बढ़ गई। दोनों युवक वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद दोनों उस लड़की को खोजने आए, लेकिन वो मिली ही नहीं। जिसके बाद कहा जाता है कि यह डरावनी जगह है, क्योंकि वो लड़की कहाँ गायब हो गई वो किसी को पता ही नहीं चला और लोग अब वहां जाने से कतराते भी हैं। यह तीसरी प्लेस जो कि इलाहाबाद का कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको भूतिया जगह माना जाता है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल को हॉन्टेड कहा गया है, क्योंकि कई बार इस हॉस्टल में लड़कियों को भूत जैसी दिखने वाली आकृति दिखी है। इस हॉस्टल में रात को सोने के बाद लड़कियां अपने रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हैं। यह चौथी प्लेस है खुसरो बाग, इलाहाबाद में जाना माना। इसके बारे में भूतिया कहानी यह है कि मुगल शासन जहांगीर की वाइफ मानबाई समेत उनके बेटे शहजादे खुसरो और बहन सुल्तान निसार बेगम का इसमें मकबरा है। मानबाई पंजाब के गवर्नर और आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी और उनके भाई राजपूत मुखिया मान सिंह थे। 1584 में मुगल जहांगीर से मानबाई की शादी हुई। 1587 में उनकी शहजादे खुसरो को जन्म दिया। पति जहांगीर और बेटे खुसरो के बीच के झगड़े से तंग आकर मानबाई ने 1603 में अपने 7 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली थी, जिसकी आत्माएं आज भी यहीं इसी खुसरो बाग में भटकती हैं और रात में कई बार उनकी आकृति को भी लोगों द्वारा देखा गया है, जिससे लोग भयभीत होकर यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, ये अगली कहानी है एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की, जिनका नाम है राशि त्रिवेदी। राशि त्रिवेदी भूतों पर रिसर्च करने वाली एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और वो पहाड़ों की वादियों में घूमने के लिए आई थी। राशि को वहाँ के लोगों से पता चला कि वहाँ पहाड़ी के पास शाम के बाद जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर कोई आत्मा का साया है। राशि को ये बात जैसे ही पता चली, वैसे ही उसने तय कर लिया कि मैं इस पहाड़ी आत्मा का राज जानने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। जैसे ही शाम हुई कि राशि वहाँ पर पहुँच गई और उसने अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आत्मा के साथ बात करने की कोशिश की। उस आत्मा ने राशि को शुरुआत में बहुत डराया। कभी वो राशि के पीछे आ जाती तो कभी आगे। वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालकर राशि को बहुत डरा देती थी। आखिर राशि ने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी से उस आत्मा पर नियंत्रण पा लिया और उसके बाद उसने आत्मा से बात करने की कोशिश करी। आत्मा से बात करने के बाद जो राशि को पता चला, उससे राशि की आंखों में आंसू आ गए। ये आत्मा एक पिता की थी, एक ऐसे पिता की जो कब से अपने बेटे के शहर से आने का इंतज़ार कर रहे थे। इस पिता ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद बेटे को अकेला ही संभाला था। पिता ने बेटे को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इसी पहाड़ी वादियों में उनके बेटे ने अपना बचपन जिया था। जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ कि पिता ने बेटे को कुछ अच्छा
बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अपने दिल पर पत्थर रख के शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटे ने शहर जाकर वहाँ पहले पढ़ाई की और बाद में जॉब भी करने लगा। कुछ समय के बाद बेटे ने शादी भी कर ली, लेकिन उसके पिता सिर्फ यही आस में बैठे थे कि उसका बेटा आएगा और उनका सहारा बनेगा। कुछ सालों बाद बेटा पिता से मिलने के लिए आया और पिता को लगा कि उसका बेटा अब उनके साथ ही रहेगा, लेकिन उसका बेटा कुछ और ही चाहता था। बेटे ने पिता से कहा कि पापा, आप मेरे साथ शहर को चलिए, यहाँ शहर जैसी मज़ा अब नहीं रही है। लेकिन पिता को बेटे की ये बात कुछ हजम ना हुई और पिता ने बेटे से कहा कि बेटा, यहाँ पर तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई हैं और तुम्हारा बचपन भी यहीं पर गुजरा है। मैं ये सब छोड़कर कैसे शहर आऊँगा। बेटे ने पिता से कहा कि पापा, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो रहो, मैं तो शहर में ही ज़्यादा खुश रहूँगा। पिता के बहुत मनाने के बावजूद भी बेटे ने पिता की एक न सुनी और वो अपने पिता को छोड़कर शहर चला गया। पिता अपने इकलौते बेटे के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ समय बाद बेटे के इंतज़ार में ही मर गया। आज भी उस पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतज़ार में उन पहाड़ी वादियों में भटक रही है। राशि त्रिवेदी का दिल ये सब जानने के बाद भर आया और वो वहाँ से बाहर चली गई। राशि ने बाहर निकलकर वहाँ के सभी लोगों से कहा कि पहाड़ी पर ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, वो आत्मा किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसके बाद राशि सारा दिन यही सोचती रहती है कि क्यों एक औलाद अपने माँ बाप को ऐसे छोड़कर चली जाती है और माँ बाप मरने के बाद भी उस औलाद को नहीं भुला पाते। तो दोस्तों, ये थी राशि त्रिवेदी, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की स्टोरी। हाय दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और मैं अपनी फ्रेंड निशा के स्कूल के एक हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है, घर जहाँ हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहाँ सेफ ना हो। और कुछ ऐसा हुआ था। 15 साल की निशा, जो कि मेरी फ्रेंड थी, निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ रुकी हुई थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और बुरी तरीके से दर्द से वो चिल्लाए जा रहा था। स्कूल के सब टीचर जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई था भी नहीं। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम में गई, लेकिन वहां पर तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया हो। वो खड़ी हुई तो उसको ऐसा लगा कि कोई परछाई ऊपर जाते हुए उसको दिखी हो। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज़ लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा हुआ था वो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी में निशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। निशा को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई
और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज़ आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा ने पलट कर देखने की हिम्मत ही नहीं की और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे को पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की के ओर देख रहा था, वह अब ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी सी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वह जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा कि निशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ जो हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़रों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए उस स्कूल से बाहर निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला था। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि वह कुछ दिन तक तो स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन निशा अभी भी उस आदमी की डरावनी हंसी को नहीं भूल पाती है और अक्सर उसको जब भी याद करती है तो बहुत डर और सहम सी जाती है वो। दोस्तों, हमारे ही सब्सक्राइबर कौशिक जी ने हमें ये स्टोरी भेजी है जो कि उनके शहर जयपुर की है। जयपुर में स्थित जल महल राजस्थान की विश्व में शोभा बढ़ाता है। जल महल को देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के सैलानी आते हैं। जल महल का निर्माण सन 1799 ईस्वी में हुआ था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ये महल मानसागर झील के मध्य में स्थित है। ये महल अरावली की पहाड़ियों के गर्भ में झील के बीचों बीच स्थित है, जिस कारण आई बॉल और द वाटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये महल 4 मंजिल पानी के नीचे है और इसका 5वां भाग जल के ऊपर स्थित है। ये कई सालों में वीरान पड़ा हुआ है, जिसका कारण पानी के अंदर निर्माण और नाले की समस्या है। बहुत से लोगों का कहना है कि शाम होते ही इस महल में कोई भी पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। बहुत से लोगों ने इस महल में अजीबोगरीब आवाज़ों को सुनने का दावा किया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शाम के समय यहाँ का वातावरण और वायु भारी हो जाया करता है और लोगों को अजीब से एहसास शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर एक आत्मा को देखने की भी बात को नोटिस किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सच्ची और डरावनी हॉरर स्टोरीज जो कि हमारे व्यूअर्स द्वारा भेजी गई थी?